ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर निर्धनता एक अभिशाप, पॉवर्टी एज ए चैलेंज को पढ़ेंगे। आप भी समझ रहे होंगे कि पॉवर्टी एक चैलेंज कैसे है। मैम आज क्या पढ़ा रही हैं? पॉवर्टी एज ए चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती। तो हम लोग देखेंगे कि क्यों हम लोग पॉवर्टी को एक चैलेंज के रूप में देखते हैं। लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो आज हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है और यहाँ पॉवर्टी को एक चैलेंज के रूप में ही देखा जाता है। तो हम आपके जो ये चैप्टर है इसको हम निर्धनता, पॉवर्टी क्या है और इसे हम कैसे दूर कर एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो क्या है कि हम अपने रोज़ के दैनिक जीवन में अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि उन्हें हम गरीब समझते हैं। कैसे गरीब समझते हैं? क्योंकि वो फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, तो कोई छोटे मोटे ढाबों पर काम करते हैं, तो उनका जो रहने का है वो मतलब झोपड़ी उनके रहने की जगह है। किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी की आंखें धसी हुई है, कोई दुबला पतला है, एकदम मरियल दिख रहा है, लग रहा है कि बस चंद सांसें ही इसमें शेष बची है। जो मज़दूर होते हैं वो चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, खूब बारिश हो रही हो, लेकिन वो भी अनवरत मज़दूर के रूप में काम करते रहते हैं। ये इसमें सिर्फ बड़े व्यक्ति ही नहीं होते हैं, बल्कि होटल, ढाबों, दुकानों में काम करने वाले 10 से 12 साल के बच्चे भी होते हैं, जो कि ढाबे वालों की गालियाँ सुनते, जूठे कप प्लेटें धोते बड़े होते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो हम डेली के लाइफ में अपने आसपास बहुत सारे व्यक्ति को देखते हैं जो कि निर्धन हैं। यदि आप देखेंगे कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की आबादी अभी वर्तमान में 130 करोड़ है, तो 1/4 करीब 32 से 34 करोड़ लोग गरीब हैं। तो हम देखेंगे कि अब आगे हम लोग बढ़े इस चैप्टर में तो देखेंगे कि गांव और शहर की गरीबी कैसी होती है। तो आपकी किताब में शहरी निर्धनता में राम शरण की कहानी दी हुई है। तो आइए हम लोग राम शरण की कहानी को थोड़ा पढ़ें। तो हम क्या पाते हैं कि राम शरण जो है एक रांची के निकट गेहूं के आटे की मिल में एक डेली वेजर के रूप में काम करता है और उसको लगभग 1500 रुपये मिलते हैं। तो इस 1500 रुपये में उसे पत्नी और 4 बच्चे का जीवन यापन करना पड़ता है। साथ ही उसे हजारीबाग के किसी गांव में रहने वाले अपने माता और पिता जो कि काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। तो उसके जो पिता है वो क्या है कि उसके जो पिता है वो रामगढ़ में रहते हैं और वो अपने जीवन निर्वाह के लिए वो रामशरण और हजारीबाग में रह रहे अपने रामशरण के जो छोटा भाई है उसके द्वारा भेजे गई कमाई पर ही निर्भर है। तो रामशरण क्या है कि शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक कमरे के किराए के मकान में रहता है, जो कि खपरेल छत है उसकी पत्नी भी घर खर्च को चलाने के लिए कोई घर में नौकरानी का काम करती है, महीने में 800 रुपये और कमा लेती है। और रामशरण का जो बड़ा बेटा है वो परिवार के इनकम को बढ़ाने के लिए किसी चाय के दुकान में हेल्पर का काम करता है, जहाँ से उसे 300 रुपये मिलते हैं। उसकी जो रामशरण की बेटी है वह जो उसके छोटे भाई बहन है उसकी मतलब कि देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उन लोग के पास कपड़े भी नहीं है, सिर्फ 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़ों में उनका काम चलता है। उसके बाद उनके कपड़े कब खरीदाते हैं? जब कपड़े पूरी तरह से फट चुके होते, वे पहनने के लायक नहीं रहते हैं। जूता चप्पल पहनना उनके लिए लग्जरी आइटम है।
और छोटे बच्चों जिन्हें दूध की ज़रूरत है उसे दूध भी नहीं मिल पाता है। मतलब कि वे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं भोजन के अभाव में वो क्या है, कुपोषित हैं। और यदि वो बीमार पड़ जाते हैं तो वो अपने आप ही ठीक होते हैं। अगल बगल सड़क छाप किसी कंपाउंडर से कोई भी दवा ला के उसको खिला दिया जाता है, मतलब कि चिकित्सा की भी सुविधा नहीं है। तो अब आप देखिए कि मतलब कि जो सो कैसे उसकी परिवार चलता है। क्या 1500, 800 और 300 को आप जोड़ लीजिए, टोटल 2600 में आज के ज़माने में 6 और 2 उसके मम्मी पापा का परिवार चल जाएगा। बहुत ज़्यादा वो लोग गरीब हैं। तो ये क्या है कि जो शहर में रहते हैं उसकी निर्धनता आपने देखी। अब हम देखेंगे कि चलिए अब हम गांव की गरीबी के बारे में देखेंगे। तो मेरठ के पास के गांव में लखा सिंह एक कच्ची मिट्टी के घर में रहता है। वह क्या करता है कि उसकी फैमिली के पास खेती करने के लिए कोई भूमि नहीं है, इसलिए जो बड़े किसान हैं जिनके बड़े बड़े खेत हैं वहाँ वह छोटे मोटे काम करता है। उसको भी रेगुलर काम नहीं मिलता है, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है। और दिन भर काम करने के बाद उसे मात्र 50 रुपये ही मिलते हैं और कभी कभी पैसे भी नहीं मिलते हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी मिलती है। उसकी भी क्या है कि उसकी भी जो फैमिली है 8 सदस्य है, उसमें 8 मेंबर वाली फैमिली में वह 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। उनकी जो परिवार की औरतें हैं वो है कि पूरा दिन खेत में चारा काटती है। वो चारा काटती है पशुओं के लिए और उसके बाद जलाने के लिए कि चूल्हा जल सके उसके लिए लकड़ियाँ बीनती है। और उसके पिता लखा सिंह के पिता, उनकी मृत्यु टीबी से हो चुकी है। और उसके बाद क्या है कि जो लखा की माँ है उसे भी टीबी है, लेकिन क्या है कि वो भी उसका इलाज नहीं करवा पाता है। क्यों? क्योंकि जब खाने को ही नहीं है तो इलाज कहाँ से करवा पाएगा। उसके बाद उसके गांव में स्कूल है लेकिन लखा वहाँ नहीं गया क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही लखा को मतलब कि जीवन जीने के लिए कमाना शुरू करना पड़ा। नया कपड़ा तो उन सब के लिए सपना है, बहुत बहुत साल में वे कपड़े खरीद पाते हैं। और साबुन और तेल वहाँ लग्जरी आइटम माना जाता है। तब अब आप देखिए कि गरीबी के दोनों केसेस आपने सुने और देखे, तो हम मतलब क्या देखें कि इसमें ऐसे इशू दिए गए हैं कि जिसे हम क्या कहेंगे, एक मतलब सही ढंग से जीवन यापन करना कहेंगे, हम उसे नहीं कहेंगे। ये जो दोनों केस है ये गरीबी के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। तो क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है, मतलब कि निर्धनता एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ व्यक्ति को अपने दैनिक आवश्यकताएं भी व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहाँ माता पिता अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, बीमार व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। और कहीं कहीं गरीबी को और किस रूप में देखा जाता है कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहाँ लोगों के पास सफाई की सुविधा नहीं होती है, जहाँ पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता है। यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके पास प्रॉपर रेगुलर जॉब भी नहीं होता है। तो अब कोई भी व्यक्ति चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में, वह गरीब नहीं रहना चाहता है, क्योंकि गरीबी की स्थिति में वह काफ़ी अपने आप को असहाय महसूस करता है। उसका जो मोरल है ना वो भी नहीं रह पाता है। उसका काम क्या है कि किसी तरह कमाए कि पेट भरे, पेट किसी तरह भरे, पेट भी तो नहीं भर पाता है उसका, तो फिर वो दूसरे काम के बारे में सोच भी नहीं पा सकता, उसका मोरल गिर जाता है। और उसके बाद हम ऐसे गरीब व्यक्ति को बहुत मात्रा में कहाँ देख सकते हैं, फैक्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन में। हम देखते हैं कि यहाँ जो लोग काम करते हैं, जो डेली वेजर्स होते हैं, उनके साथ लोग
सही व्यवहार भी नहीं करते हैं, उनकी एक गलती भी बर्दाश्त नहीं की जाती है। उन्हें क्या होता है कि मारा पीटा तक जाता है। हाँ, और फिर क्या होता है कि जो गरीबी है ना, ये हमारे स्वतंत्र भारत के लिए क्या है, एक अभिशाप की तरह है। क्योंकि जो देश ज़्यादा गरीब है वह देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है, वह विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा नहीं हो पाता है। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने भी कहा था, क्या कहा था महात्मा गांधी ने, कि हमारा जो देश या भारत है यह सही अर्थों में तभी स्वतंत्र कहलाएगा जब यहाँ का सबसे गरीब व्यक्ति भी अपनी गरीबी की वजह से परेशान नहीं हो। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग निर्धनता के बारे में, गरीबी के बारे में, पॉवर्टी के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारे समाज वैज्ञानिक हैं वे गरीबी को किस अर्थ में देखते हैं। तो गरीबी को देखने के तो बहुत सारे पहलू हैं। तो अब देखिए कि किस रूप में समाज वैज्ञानिक को देखते हैं। तो समाज वैज्ञानिक है कि गरीबी को बहुत सारे इंडिकेटर, निर्धारक से मापते हैं। तो समानता क्या है कि समाज वैज्ञानिक है कि जो व्यक्ति का इनकम कम है वह व्यक्ति गरीब है। वो उसके इनकम, उसके खर्च करने के तरीके, उसके लिविंग स्टैंडर्ड से गरीबी का निर्धारण करते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान समय है उसमें गरीबी का निर्धारण कैसे होता है कि व्यक्ति कितना साक्षर है, मतलब कि उसका क्या है, जो कि व्यक्ति में क्या क्या है कि वह व्यक्ति कितना साक्षर है, व्यक्ति के पास अपनी भूमि है कि नहीं, व्यक्ति एम्प्लॉय है कि नहीं, उसकी फैमिली का आकार कैसा है, वो मतलब कि 3 टाइम का कम से कम खाना खा पाता है कि नहीं, परिवार में कोई बच्चा तो काम नहीं करता है, और असहायता, फिर कोई हेल्पलेस तो नहीं है। तो इस स्तर पर वो क्या करते हैं कि गरीबी का निर्धारण करते हैं। तो फिर अब आप देखिए कि अब वो क्या करते हैं कि गरीबी को कैसे देखते हैं। पॉवर्टी के लेवल को तो सबसे पहले वो देखते हैं, पॉवर्टी के लेवल को सामाजिक अपवर्जन के रूप में। तो हम चलिए इस कंसेप्ट को आगे पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट के अनुसार जो एक्सक्लूजन का अपवर्जन का दूसरा अर्थ बहिष्कृत मतलब कि जो सबसे अलग थलग। हाँ, तो निर्धनता क्या है कि निर्धनता को हम इस रूप में देखते हैं कि गरीब लोग जो होते हैं वे गरीब लोग के साथ ही रहते हैं, वो बड़े लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते हैं। वे अपने से थोड़े ऊंचे, जो इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी है, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, वो उनके साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं। ये वैसे सोसाइटी में, वैसे सराउंडिंग्स में नहीं रह पाते हैं। तो सामाजिक अपवर्जन, जो बहिष्करण है, एक तरह से सामाजिक गरीबी का कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। सामान्य तौर पर यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके चलते व्यक्ति उन सुविधाओं और अवसरों से वंचित रहता है जिसका यूज उनसे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड वाले लोग करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम में क्या है कि आप देखिएगा, जो मेहतर होते हैं या जो किसी तरह जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं, उनका क्या है कि वो जाति के लोग क्या है कि बड़े जाति के लोगों से हमेशा अलग रहते हैं, उनका अलग मोहल्ला ही होता है। क्योंकि इन लोगों की आय बहुत कम होती है, तो वो अपने दैनिक जीवन के आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाए, तो वो लग्जरियस कहाँ से कर पाएंगे। तो ये लोग क्या होता है कि दिन प्रतिदिन समाज से और अधिक कटते चले जाते हैं। तो इंडिया में ये जो कास्ट सिस्टम है ना, यह गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें हम शिक्षा, हेल्थ केयर की बात कर लें तो यह हर जगह देखने को मिलती है। हम भारत में
विकास की बात करें तो भारत में क्या है, छुआछूत, अमीर गरीब, कम इनकम, सोशल एक्सक्लूजन को ज़्यादा डैमेज करता है। तो क्या है कि अब एट लास्ट हम लोग क्या देखते हैं कि जो सामाजिक अपवर्जन होता है, जो सोशल एक्सक्लूजन होता है, वो क्या होता है कि इससे व्यक्ति को यह क्या है, बहुत अधिक डैमेज करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे असुरक्षा। हाँ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये भी समाज वैज्ञानिक इसे भी ये निर्धनता, गरीबी का एक माप मानते हैं। तो इसमें क्या है कि वे उनके अनुसार कुछ विशेष कम्युनिटी जो होती है, जैसे कुछ जो निचली जाति के जो मेंबर्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, या फिर जो मतलब कि कुछ विकलांग होते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, या फिर जिस औरत का हस्बैंड मर जाता है, तो इन लोग का क्या होता है कि आने वाले सालों में इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, इनके आगे आने वाले साल में बहुत अच्छे मतलब लाइफ स्टैंडर्ड सुधरने की कोई उम्मीद नहीं होती है। इनको भी क्या है कि आगे के वर्षों में बहुत अधिक निर्धन होने की उम्मीद बढ़ जाती है। मान लीजिए कि कोई औरत, मान लीजिए वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके हस्बैंड ही वो भी लेबर है, वो घर चला रहा है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो औरत और उसके बच्चे वो एक तरह से क्या हो जाते हैं, हेल्पलेसलेस हो जाते हैं, वो असहाय हो जाते हैं। वो औरत क्या करेगी, वो कहीं बर्तन मजेगी, या फिर कहीं वो रेजा का काम करेगी, कूली का काम करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि वो तो मुश्किल से किसी तरह 2 वक्त का भोजन ही जुटा पाएगी। तो क्या आप, या कोई विकलांग व्यक्ति है जो नहीं है, तो एक या अगर मतलब कि हज़ारों लाखों में 1 या 2 उदाहरण हैं जो सरवाइव अच्छे से कर पाते हैं, जिनकी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होती है। पर क्या अधिकतर वो क्या होते हैं कि बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, वो किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं। तो आने वाले समय में भी उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं होती है। तो ये लोग क्या होते, पूरे जीवन अपने आप को इकोनॉमिकली असुरक्षित महसूस करते हैं। तो असुरक्षा का जो माप है, जो निर्धारण है, वो क्या है कि एसेट, संपत्ति, उसका क्या एजुकेशन है, उसका हेल्थ कैसा है, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है, वो मतलब कि वो कौन सा काम करता है, ये सारे विकल्पों के रूप में होता है। तो फिर है कि अब वो जो विश्लेषण करते हैं समाज वैज्ञानिक, वो समाज वैज्ञानिक कैसे विश्लेषण करते हैं, वो करते हैं समाज वैज्ञानिक उसका विश्लेषण कि उनके लाइफ में कभी कोई वैसी स्थिति तो नहीं आई है कि मान लीजिए कि किसी का अर्थक्वेक, अगर भूकंप में पूरा परिवार ही तबाह हो जाता है, उसका घर ही तबाह हो जाता है। तो जब उन लोगों के लिए बुरा समय आता है, वो बाढ़ हो, भूकंप हो, या फिर उन्हें कोई काम नहीं मिला हो, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि ये जीवन में फिर से मजबूती से खड़े होने की संभावना बहुत हद तक बहुत सारे लोगों में कम हो जाती है। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा इस चीज़ से, असुरक्षा से प्रभावित होता है, तो वो उसका जीवन यापन आगे चलकर उतना ही कठिन होता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है यहाँ इस टॉपिक तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।